नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। इसी में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत 3 जलवायु प्रदेश रह गए, टैगा, टुंड्रा व हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश आज कंप्लीट हो जाएंगे। विश्व के जलवायु प्रदेश यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े थे पिछले कल, याद करिए। जलवायु प्रदेशों के नाम कहलाते हैं। यहाँ पढ़ा था हमने, याद करिए, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। जल्दी इस टॉपिक में जुड़िए। यूएसए देश के प्रेरित घास भूमि क्षेत्र, रूस, यूक्रेन व हंगरी में स्टेपेज, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास भूमि का क्षेत्र। तापमान 18 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में 18, सर्दियों में 5। वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये जलवायु प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा था। वनस्पति की मात्रा, यहाँ पर वनस्पति जीव जंतु कम होने के कारण घासों में विकास कम होता है, वर्षा कम होती है। और घास है स्टेपा, आर्मेनिया, अल्फाल्फा या बिखरी अवस्था में वृक्ष भी पाए जाते हैं। जंतुओं में प्रमुख है भेड़, गाय, हिरण, लोमड़ी इत्यादि, ये सभी जंतु पाए जाते हैं। नमस्कार सभी को, जल्दी इस टॉपिक में जुड़िए। और कल वाला जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखा कुछ, कल पढ़ा था हमने पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश और सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में, इनके वितरण वगैरह देखे थे। और आज अब हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट हमारे जो 3 जलवायु प्रदेश है उनके बारे में। जलवायु प्रदेश कहलाता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश, सवाना, सहारा, मानसून, ये सारे हमने पढ़ चुके। लास्ट बचे टैगा, टुंड्रा व हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। 3 जलवायु प्रदेश चर्चा करेंगे, टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, अब थोड़े से ही बचे, आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज केवल की समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे ये वाले सारे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, टैगा जलवायु प्रदेश, टैगा जलवायु प्रदेश का वितरण। साठ से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है जलवायु प्रदेश। नाम कहलाता है टैगा जलवायु प्रदेश के नाम से। टैगा जलवायु प्रदेश 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में यहाँ पर पाया जाता है। नाम कहलाता है टैगा जलवायु प्रदेश। यहाँ कुछ भागों में इधर आएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस देश के भागों के अंतर्गत, ये सारा यहाँ पर विस्तार है टैगा जलवायु प्रदेश का। सबसे बड़ी खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस जगह देखें, यहाँ पर सारा ये समुद्र का विस्तार आ जा रहा है। दक्षिणी महासागर स्थित है यहाँ पर सारा, तो दक्षिणी महासागर स्थित होने के कारण समुद्र का विस्तार है, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में विस्तार है। टैगा जलवायु प्रदेश एकमात्र जलवायु प्रदेश है जिसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर से एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं। आपको सारा सिलेबस है वो पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। मैंने पीडीएफ के रूप में बनाकर दे दिया है। आज 1 बजे से पहले आपके उसमें ऐप में आ जाएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सिलेबस जितना भी दे रखा है, यूपीपीसीएस का, यहाँ के एसआई का, आरएस का, सबका वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और आज मुझे लगता है मुझे भी समय मिल जाएगा इन 3 जलवायु प्रदेशों को बताने के बाद में, और मैं भी यहाँ पर चर्चा करूँगा। आज 3 जलवायु प्रदेश बहुत जल्दी हो जाएंगे, आधे घंटे में देखिएगा तीनों हो जाएंगे। और आज मेरे पास समय बचेगा, मैं सिलेबस पे चर्चा कर दूंगा, पक्का है। तो ये कहलाता है टैगा जलवायु प्रदेश, तो जल्दी समझिएगा, आगे चर्चा करेंगे फिर। टैगा जलवायु प्रदेश का विस्तार 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। और यहाँ पर शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास पाया जाता है। यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो इस प्रकार के शंकुधारी
या कोणधारी वनों का विकास है। कोणधारी ऐसे वन पाए जाते हैं, कोणधारी वनों का विकास पाया जाता है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है कोणधारी या शंकुधारी वनों के लिए। और ऐसे वनों का विस्तार है वो कनाडा देश में खूब है, कनाडा देश में बहुत अधिक मात्रा में। और इन शंकुधारी या कोणधारी वनों की वृक्ष की छाल और पत्तियों से बनाया जाता है। वृक्ष बता रहा हूं कोणधारी या शंकु के रूप में वृक्ष है। कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष, कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष। नाम लिखा है टैगा। ऐसी का दूसरा नाम है बोरियल जलवायु प्रदेश। टैगा कह दें या बोरियल कह दें, एक ही बात है, जलवायु प्रदेश। टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के केवल उत्तरी गोलार्धों में पाया जाता है, दक्षिण गोलार्धों में नहीं है। यहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव देखा जाता है। मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखूंगा। महाद्वीपीयता का प्रभाव, महाद्वीपीयता का प्रभाव। पहला यहां पर बिंदु आता है, नाम कहलाता है महाद्वीपीयता का प्रभाव। महाद्वीपीयता का प्रभाव कहलाता है गर्मी के समय में थोड़ा सा गर्म अंदर के भाग, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग गर्मियों में थोड़े गर्म और सर्दियों में काफी ठंडे हो जाते हैं। इस प्रभाव को नाम देते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव कहा जाता है। महाद्वीपीयता का प्रभाव से तात्पर्य है महाद्वीपों के अंदर के जो भाग हैं, किनारों के बाद के अंदर के जो भाग हैं, वो गर्मियों में तो थोड़े गर्म रहते हैं और सर्दियों में काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। इस प्रभाव को नाम देते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव कहा जाता है। गर्मियों में रह जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जबकि सर्दियों में चला जाता है -20। 10 डिग्री गर्मियों में, सर्दियों में -20। तो ये कहलाता है महाद्वीपीयता का प्रभाव, कहलाता है गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ज़्यादा ठंडे। और दूसरी बात, कोणधारी वनों का विकास होता है। शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास, शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास। और शंकुधारी या कोणधारी वन जहां पर ज्यादा होते हैं, इन्हीं वनों की लकड़ी से बनता है कागज और लुगदी उद्योग, गत्ते वगैरह और वो सभी कागज व लुगदी उद्योग का विकास होता है इन शंकुधारी या कोणधारी वनों से। और ऐसे वनों का सबसे ज्यादा मात्रा में विकास है कनाडा देश में। इसलिए कनाडा देश विश्व का सबसे प्रमुख कागज निर्माता राष्ट्र है। कागज का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा देश में होता है। और ये जलवायु प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बात, केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सवाल अगर एग्जाम में बनता है तो या तो बनता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से, और या फिर बनता है सवाल इससे टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश से। केवल उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत, केवल उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है जलवायु प्रदेश टैगा जलवायु प्रदेश के नाम से। तो दो विशेषताएं, महाद्वीपीयता का प्रभाव, शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास होता है, और इसी से बनता है कागज व लुगदी उद्योग का विकास होता है। कागज व लुगदी उद्योग, कागज व लुगदी उद्योग का विकास होता है इसके कारण। सर कोर्स कब तक पूरा होगा, ये सवाल पूछने वाले बिल्कुल मत पूछिए मुझे। कोर्स कब तक होगा, हम टॉपिक पे मजबूती लेके आ रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोर्स कब तक पूरा होगा, मन नहीं लग रहा है तो क्लास मत देखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद मत पूछें, पढ़ने में मन लगाइए। अभी मेरा सवाल कोणधारी शंकुधारी वनों से, कोर्स पूरा करने से नहीं है, वो आधे घंटे बाद में चर्चा करूंगा, सब कुछ चर्चा कर दूंगा, धन्यवाद उस बारे में। तो महाद्वीपीयता प्रभाव, शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास, कागज व लुगदी उद्योग का विकास होता है। तो ये वन कहलाता है। सर्दियों में तापमान रहता है -20, गर्मियों में रहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा होती है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर के निकट, और वो कभी तो होती है वर्षा के रूप में नॉर्मल वर्षा, और कुछ होती है अर्थात हिम वर्षा के रूप में होती है। तो ये कहलाता है टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। केवल उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है। तो लिखते हैं टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश। टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश।
10वां जलवायु प्रदेश है टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश। 10वां है हमारा जलवायु प्रदेश। 12 जलवायु प्रदेश है टोटल। इनमें से विस्तार, साठ से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य केवल उत्तरी गोलार्ध में यह लाइन इंपॉर्टेंट है, केवल उत्तरी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध नहीं लिखा है, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। वितरण अलास्का का मध्यवर्ती भाग, कनाडा का मध्यवर्ती भाग, और रूस के साइबेरिया। बिल्कुल ट्रस्ट किया हम उस पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए मैं कोर्स पूरा तो जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाए कैसे करवा सकता हूं, बताइए। टॉपिक तो मुझे पढ़ाना होगा। मैं कोर्स के हिसाब से यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी पहले क्लास के दिन मैंने एक बात कही थी, आज फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट की मजबूती करने के लिए आपका सिलेबस चलाया जा रहा है, ना कि कोई स्पेशल एग्जाम या बैच को ध्यान में रखते हुए एसआई का कवर करवाना है या आईएएस प्री कवर करवाना है। सब्जेक्ट में टॉपिक आपके मजबूत करने हैं, उसलिए कोर्स चलाया गया था, ना कि स्पेशल अर्थात कोई सिलेबस विशेष को ध्यान में रखते हुए कि आईएएस का सिलेबस या आरएस का सिलेबस या यूपीपीसीएस का कोई एक स्पेशल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नहीं करवाया है। मुझे अभी काफ़ी समय लगेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 2-3 महीने का समय लगेगा, आप आराम से मान के चलिएगा। कनाडा का मध्यवर्ती भाग, रूस के साइबेरिया क्षेत्र। अब देखिए आप कमेंट ज़्यादा लिखेंगे तो मैं लिख लूँ या फिर कमेंट देख लूँ, दो ही काम होंगे, दो में से एक काम भी हो पाएगा। सर आप कह रहे हैं परेंद्र जी मेरे कमेंट भी देख लिया करें, कई जने कह रहे हैं, तो मैं कमेंट अभी देखूं या पढ़ा लूं, आप बताएं, कमेंट देख लेता हूं। वैसे नहीं होगा, तो पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बाद में कमेंट आपके जो होंगे वो एक साथ देख पाऊंगा। रूस के साइबेरिया क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। का भाग शामिल है। देखिए आप लोग समझा करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पहले उसको अच्छे से पढ़ें, बाद में जो समस्या है आपसे मैं पूछूंगा। टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड हो तो जरूर पूछो। अब टॉपिक में समस्या नहीं तो दूसरी बातों पर मैं ध्यान दूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, सीधी सी बातें, ठीक है। और पढ़ना है अच्छे से तो मुझे अच्छे से आप सुनिए साथ में, यही बढ़िया रहेगा। अलास्का का मध्यवर्ती भाग, कनाडा का मध्यवर्ती भाग, रूस के साइबेरिया क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। वर्षा व तापमान, या वर्षा की मात्रा,
लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। जो सामान्य, यहां तक लिख डालिए। यहां वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, जो सामान्य महेश जी, आपके सवाल का जवाब मैनेजमेंट में देंगे। आप उत्कर्ष क्लासेस में टोल में जो नंबर है उन नंबर पे फ़ोन करके आप पता करिए, आपके क्वेरी का आंसर हो जाएगा। मेरे पास उसका आंसर नहीं है। यह वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, जो सामान्य, वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, जो सामान्य, यहां तक लिख डालिए। टेक्निकल टीम जरा आप ध्यान दें, ऐसे जो भी कमेंट आए आप खुद ही डायरेक्ट उनको कमेंट लिख के जरा भेज दिया करें, क्योंकि महेश जी आप ऐसे सवाल बार बार न पूछें। आप जो पूछ रहे हैं आपको बात करनी है, वो ऐप पर आप या नंबर लगाकर बात कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मेरे पास कुछ सवालों के जवाब नहीं होंगे आप जो पूछ रहे हैं, टेक्निकल बातें इसमें। यहां वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, जो सामान्य, हो गया है तक, जो सामान्य एवं हिम के रूप में होती है। सामान्य एवं हिम के रूप में होती है। यहां महाद्वीपीयता का प्रभाव या महाद्वीपीयता का प्रभाव पाया जाता है। महाद्वीपीयता का प्रभाव पाया जाता है। अतः ग्रीष्मकाल गर्म, ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत गर्म। महाद्वीपीयता का मतलब होता है महाद्वीपों के मध्य में गर्मियों में थोड़ी सी गर्म और सर्दियां थोड़ी ठंडी। ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत गर्म एवं शीतकाल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। शीतकाल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, ग्रीष्मकाल रहता है गर्म रहता है। यहां ग्रीष्मकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीतकाल में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये कहलाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में, -20 और गर्मियों में रहता है 10 डिग्री। ये महाद्वीपीयता के प्रभाव के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे व जीव जंतु। यहां शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास पाया
जाता है। कनाडा देश में ऐसे वनों का विकास अधिक है। वनों का विकास अधिक है, अतः कनाडा देश कागज व लुगदी उद्योग में, लुगदी मतलब गत्ते वगैरह जो बनाते हैं कागज से निर्मित, कागज व लुगदी उद्योग में अग्रणी देश है। कागज व लुगदी उद्योग में अग्रणी देश है। यहां शंकुधारी या कोणधारी वनों में प्रमुख वृक्ष कोणधारी वनों में प्रमुख वृक्ष स्प्रूस, फर, पाइन व लार्च है। टैगा का शाब्दिक अर्थ हिमवन होता है। हिमवन, स्नो फॉरेस्ट। होता है। यहां पाए जाने वाले जंतुओं में मस्क हिरण, आइबेक्स, ध्रुवीय भालू व लोमड़ी है। ध्रुवीय भालू व लोमड़ी, यहां तक लिखिए एक बार। पेड़ पौधे व जीव जंतु, और इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान पाया जाता है, नाम कहलाता है बरखोयांसक, रूस देश में। वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। वो इसी जलवायु प्रदेश का भाग है, कई बार पूछते हैं, वो अलग से विशेष बात इसमें लिखवाऊंगा। अगला लाइन वही होगी, यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक पाया जाता है, जो रूस देश के अंतर्गत स्थित है। ये यहाँ का सबसे बड़ा नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है जो अक्सर आता है। टैगा का शाब्दिक अर्थ होता है हिमवन या स्नो फॉरेस्ट कहा जाता है। स्नो फॉरेस्ट का या हिमवन, इसी को बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। बोरियल वनस्पति या बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोणधारी या शंकुधारी वन यहाँ जो उगते हैं उन्हें बोरियल वनस्पति भी कहा जाता है। सर हमारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, सबके कमेंट दिख रहे हैं, लेकिन अभी केवल लिखूंगा तो कमेंट देखो या लिखूं, बताएं, आप ही बताएं। मस्क, मस्क हिरण, मस्क हिरण, हिरण की एक टाइप है, उसका नाम है मस्क हिरण कही जाती है। हिरण का एक प्रकार है, जैसे हांगुल हिरण होती है वैसे एक हिरण का टाइप है, नाम कहलाता है मस्क हिरण के नाम से जाना जाता है। हो गया यहां तक? पेड़ पौधे, जीव जंतु, तापमान, वर्षा की मात्रा वगैरह, माध्यपिता का प्रभाव इंपॉर्टेंट बात है, और शंकुधारी या कोणधारी वनों का विकास पाया जाता है। यहां पर वन है, शंकुधारी या कोणधारी वनों का
विकास कहलाता है। महाद्वीपीय प्रभाव, गर्मियां अपेक्षाकृत गर्म और सर्दियां होती है अपेक्षाकृत ठंडी होती है, नाम कहलाती है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और लिखूंगा मैं इसमें, हो गया। विशेष बिंदु लिख रहा हूं। रूस देश का साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बर्कोयांस्क स्थान विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। जो टैगा जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो तीन बातें निकल कर आई यहां पर। नाम कहलाते हैं टैगा जलवायु प्रदेश, महाद्वीपीयता का प्रभाव कहलाता है पहली बात। दूसरी बात कहलाता है इसी के अंतर्गत कोणधारी वनों का विकास है। और तीसरा यहां पर कहलाता है बर्कोयांस्क स्थान। ये बातें इंपॉर्टेंट है। और कागज व लुगदी उद्योग का यहां पर विकास हुआ है, खासतौर से कनाडा देश में। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है, अब यहां पर अगले जलवायु प्रदेश देखते हैं। जल्दी जल्दी लिखा है सर, कह रहे हैं कई जने साथ साथ लिख देते हैं, जल्दी लिखाओ। तो ठीक है, जल्दी लिखिएगा, मुझे सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो यहां पर देखिएगा अगला जो जलवायु प्रदेश है नाम कहलाता है, उसका नाम कहलाएगा टुंड्रा जलवायु प्रदेश। अलास्का कनाडा के बिल्कुल उत्तरी भागों में, यहां उत्तरी भागों में बिल्कुल ग्रीनलैंड का क्षेत्र, नॉर्वे स्वीडन के उत्तरी भाग, यहां पर ये साइबेरिया का बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र। 70 से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जलवायु प्रदेश पाया जाता है, नाम कहलाता है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। टुंड्रा जलवायु प्रदेश। और इससे ऊपर जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वो कहलाता है टुंड्रा जलवायु प्रदेश के बाद हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। ये सारा कहलाएगा। यहां पर जो मैं दूसरा अंकित कर रहा हूं, ये जो सारा क्षेत्र है ये कहलाता है हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश के नाम से। यहाँ छोटे बड़े द्वीप अनेक सारे होंगे, ये कहलाएगा हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। टुंड्रा जलवायु प्रदेश पाया जाता है 70 से 80 डिग्री अक्षांश, हाँ। इसके साथ साथ देखिएगा ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश का कुछ भाग है, यहां पर भी पाया जा रहा है अंटार्कटिका के इन क्षेत्रों में, अंटार्कटिका के उत्तरी भागों में। और इसके दक्षिणी भागों में यहां पर जो जलवायु प्रदेश पाया जाएगा वो कहलाएगा हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश के नाम से। इसका जो दक्षिणी भाग है वो यहां पर कहलाता है हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। तो ये कहलाएगा टुंड्रा। रेड वाला दर्शाया टुंड्रा और ब्लू वाला दर्शाया हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश के बारे में। अब देखिए, टैगा हो, टुंड्रा हो, चाहे हिमाच्छादित हो, जीव जंतु तीनों में लगभग समान ही पाए जाते हैं, बस उनकी मात्रा में अंतर होता है।
जितना उत्तर में जाएंगे उतने जीव जंतु कम और जितना दक्षिण में आएंगे उतने ज़्यादा। तो टैगा में जीव जंतु ज़्यादा होंगे, टुंड्रा में कम होंगे और हिमाच्छादित में और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। टैगा, टुंड्रा व हिमाच्छादित लगातार बढ़ते, टैगा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा फिर हिमाच्छादित लगातार उत्तर की ओर जाएंगे। जीव जंतु बिल्कुल सेम रहेंगे, बस उनकी मात्रा में अंतर आ जाता है। जितना उत्तर में जाएंगे मात्रा उनकी लगातार कम होती जाती है। तो ये कहलाता है 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कहलाएगा हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश के नाम से। तो यहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र में भी होगा। केवल एक ही जलवायु प्रदेश है जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, नाम पढ़ा था हमने टैगा या बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। तो लिख डालते, देखिए टुंड्रा व हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश तुलनात्मक रूप से दोनों का वर्णन एक साथ। हिमाच्छादित में ज़्यादा ठंड होगी, टुंड्रा में थोड़ी कम ठंड होगी। वितरण इनका 80 से 90 और 70 से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला जो जलवायु प्रदेश है जलवायु प्रदेश टुंड्रा और इधर लिखूंगा हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। टुंड्रा जलवायु प्रदेश, हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। टुंड्रा व हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। विस्तार, सत्तर से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में। 70 से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के दोनों भागों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। विस्तार यहां पर हिमाच्छादित का विस्तार 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। अस्सी से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, गोलार्धों में। विस्तार हो गया। वितरण, अभी देखिए बस लिखने में ध्यान रखिए, अभी कमेंट नहीं देख पाऊंगा, आप अच्छे से पहले लिख डालिए, फिर मैं आपके कमेंट पे चर्चा करूंगा। पहले एक बार आप अच्छे से लिख डालें जल्दी से। वितरण, अलास्का व कनाडा के उत्तरी भाग, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, व अंटार्कटिका का उत्तरी भाग।
अंटार्कटिका का उत्तरी भाग यहां पर होगा। अलास्का व कनाडा के सुदूर, सुदूर मतलब एकदम उत्तर, सुदूर मतलब कहलाता है एकदम उत्तर। सुदूर उत्तरी भाग ग्रीनलैंड का उत्तरी भाग, रूस का उत्तरी भाग व अंटार्कटिका का दक्षिणी भाग। ग्रीनलैंड का यहां पर मध्यवर्ती भाग। ये इनके वितरण लिखे, विस्तार और वितरण के क्षेत्र। इसको पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर समय मिलेगा अभी चर्चा करूंगा, जल्दी से इसको कंप्लीट कर डालें। वर्षा की मात्रा, तापमान व वर्षा। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड व सर्दियों में -30 डिग्री ग्रीष्म काल में 0 डिग्री और सर्दियों में -30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहां पर पुनः वही तापमान और वर्षा की मात्रा। ग्रीष्म काल में तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड व शीतकाल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड। -50, -60, कई बार -50, -60 तक भी टेम्परेचर रहता है। तापमान की मात्रा लिखी दोनों में, ये यहां पर समझिएगा। तापमान वर्षा की मात्रा, तापमान वर्षा वितरण, इसका भी वितरण यहां पर दर्शाया। वितरण के क्षेत्र यहां पर दोनों में दर्शा रखे। वितरण यहां पर, ये इधर इसका वितरण और ये टुंड्रा का। टुंड्रा और हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश के विस्तार, वितरण और तापमान और वर्षा की मात्रा। तापमान व वर्षा की मात्रा लिखिए टुंड्रा और हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश की। अच्छे से नोट कर डालिए जल्दी से, बस 2-4 लाइन और बची है इसमें, फिर ये हमारे जलवायु प्रदेश टॉपिक कंप्लीट होगा। बहुत डिटेल से पढ़ाया, 7 दिन हो गए, 7 क्लास से लगभग हो गई इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। सर अंटार्कटिका का वितरण सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। देखिए किस में बताइए। अंटार्कटिका का दक्षिणी भाग, तो अंटार्कटिका में तो दक्षिण कहलाएगा, निचला भाग होगा वो दक्षिणी कहलाएगा। और इसमें अंटार्कटिका का उत्तरी भाग, बिल्कुल सही लिखा है। अंटार्कटिका का उत्तरी भाग और अंटार्कटिका का दक्षिणी भाग, बिल्कुल सही है। एक बार मैप में फिर से बता दूं, जरूर दर्शाऊंगा एक बार फिर से मैप में इसको। यहां पर देखिए, यहां जो दर्शाया था ये कहलाता है, ये कहलाएगा टुंड्रा के नाम से, यहां जो लिखा है
रेड वाला जो दर्शा रखा है टुंड्रा का क्षेत्र था, और यहाँ पर ये जो ब्लू में दर्शा रखा है ये क्या था, ब्लू वाला जो दर्शाया है ये कहलाता है हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश की विशेषताएं। ये कहलाता है हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश की विशेषताएं, ब्लू में जो दर्शाया है। देखिए इधर रेड में होगा 70 से 80, 70 से 80, ये एकदम ध्रुवों में 80 से 90, ये एकदम 80 से 90। यहाँ पर ये वितरण मैंने आपको यहाँ पर लगातार पट्टी के रूप में, रेड वाला है टुंड्रा और ब्लू वाला कहलाता है हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। हमेशा हिमी जमी रहेगी, बर्फ ही जमी रहेगी, माइनस में टेम्परेचर, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हाँ ये -3 है, सही कह रहे हैं सर, ये -3 है, -3 डिग्री लिखा है बिल्कुल। हिमाच्छादित में गर्मियों में भी माइनस में रहेगा टेम्परेचर, सर्दियों में रहेगा -50, -60 डिग्री। हाँ वर्षा के बारे में लिखवा रहा हूं, तो तापमान के बारे में मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया है। -3 डिग्री से -50 और इधर 0 से -30 तक लिखा है। ठीक है, अगला देखिएगा वर्षा की मात्रा। इसी क्रम में लिख रहा हूं। यहां वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। और वह ज्यादातर हिम के रूप में होती है। हिम के रूप में होती है। वर्षा की मात्रा यहां पर भी इतनी है। यहां वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। जो पूर्णतया हिम के रूप में ही होती है। वर्षा की मात्रा। अगला कहलाता है पेड़ पौधे व जीव जंतु। या वनस्पति व जीव जंतुओं का विकास अत्यंत कम होता है। यहां मॉस, काई, जमीन पर जो काई लगती है उस तरह के पेड़ पौधे यहां पर उग पाते हैं। मॉस, काई व लाइकेन। मॉस, काई व लाइकेन प्रकार के पौधे उगते हैं। मॉस, काई व लाइकेन जैसे पौधे उगते हैं। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। वालरस, सील इत्यादि प्रकार की जो होते हैं जीव जंतु वो पाए जाते हैं। वालरस होता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं। वालरस, सील, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन ये जंतु होते हैं। बहुत सही कहा रविंदर जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये सारे होते हैं यहाँ पर जंतु, यहाँ के प्रमुख जंतु। वालरस, सील मछली, पेंगुइन, वालरस, सील मछली और पेंगुइन।
और इन्हीं दोनों में पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय लोमड़ी भी पाए जाते हैं। संख्या में अंतर होगा बस, ध्रुवीय भालू व ध्रुवीय लोमड़ी। ध्रुवीय लोमड़ी। यहां पेड़ पौधों का सामान्यतया विकास नहीं होता है। यहां पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, नहीं होता है, क्योंकि हिम की मात्रा अधिक होती है। अधिक व ठंड अधिक होती है। यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी, पेंगुइन, सील मछली इत्यादि है। ये कहलाएगा जलवायु प्रदेश। जो यहाँ पर मैंने चर्चा की, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये हिमाच्छादित प्रदेश के, और ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश के। टुंड्रा और इधर हिमाच्छादित। ये अब हमारे 12 जलवायु प्रदेश कंप्लीट कर दिए हैं। वालरस, सेल, क्रेल, पेंगुइन इत्यादि अनेक प्रकार के जंतु हैं। ये बस मात्रा में अंतर है, ध्रुवीय क्षेत्र में हिमाच्छादित वाले में और भी कम होंगे और यहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतने जीव जंतु पेड़ पौधों का विकास कम होगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पर नोट कर लीजिए, समय 10-15 मिनट का। मैं आपके सामने थोड़ा सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा। सर बहुत ज्यादा टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, सवाल नहीं हो पाने की वजह से। बिल्कुल सही कहा। सवाल मेरे टेस्ट में दिए प्रश्न आप फिर से एक बार सॉल्व करिएगा बढ़िया से, आपको जरूर समझ में आएगा। तो बताइए, मेरे ऐसे ही सवालों के जवाब दे दें 2 मिनट। वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जो कि केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है? कौन सा जलवायु प्रदेश कहलाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश कहलाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और टैगा जलवायु प्रदेश। टैगा व भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इन दोनों से सवाल ज्यादा आते हैं। वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में होगा? नाम कहलाएगा, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, केवल वो जलवायु प्रदेश होगा बोरियल या टैगा जलवायु प्रदेश के नाम से। बोरियल या टैगा जलवायु प्रदेश कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट कहलाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश होगा, नाम कहलाता है टैगा जलवायु प्रदेश। तो कौन से टॉपिक आईएएस में, आरएस में वगैरह, एसआई में क्या है? आरएस का और एसआई का सिलेबस सेम है लगभग, कोई अंतर नहीं है उसमें। आईएएस का सिलेबस क्या होगा वो भी जरा देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है, मैं आपके सामने चर्चा कर दे रहा हूं। हो गया यहां पर, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जहां पर सर्दी, गर्मी और वर्षा की तीनों की स्पष्ट ऋतुएं दिखाई देती है? कौन सा जलवायु प्रदेश कहलाएगा? सर्दी, गर्मी और वर्षा की तीनों की स्पष्ट ऋतुएं दिखाई देती है। मॉनसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश कहलाएगा। मॉनसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश। मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक दशाएं प्रदान करने वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। वह कौन सा जलवायु प्रदेश है जो कि गर्मियों के बजाय सर्दियों में वर्षा की प्राप्ति ज्यादा करता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश। आप सच्ची सच्ची बताओ सर, एसआई के लिए भारत भूगोल पढ़ाओगे या नहीं?
मैं एकदम सच सच बता रहा हूं, मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 100% पढ़ाऊंगा, और इतना बढ़िया से पढ़ाऊंगा, आप प्रभावित हो जाएंगे, ये भी पक्का है। ठीक है, बड़ा हमारा लंबा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। 12 ही जलवायु प्रदेश यहां पर सारे कंप्लीट देखे, बार बार इनको रिवाइज करना आप लोग। ठीक है, सिलेबस के बारे में थोड़े से बिंदु आ रहा हूं, जरा देखेगा। देखिए कई सारे सिलेबस है वो आपके सामने लेके आए हैं। पीसीएस प्री के बारे में, भूगोल के पाठ्यक्रम ये पीडीएफ फॉर्मेट में सारे, आपको इतने सारे नोट कराऊंगा तो बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा मैं भी आपको। टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस में आते हैं, देखिए उनके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या दोपहर में 1 बजे तक आपको पक्का है। टाइम बचा अभी 10 मिनट है। ये सारे सिलेबस और यूपी आरओ एग्जाम का सिलेबस, और भी कई सारे एग्जामों के सिलेबस है, अनेक सारे, यूपी टेट का, यूपी एसआई का सिलेबस, आरपीएससी का सिलेबस भी, ये भी आपके सामने मैं देख के लेकर आ रहा हूं। यूपी का और आरएस के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग समान ही है। यहां पर डिफरेंस जो बिल्कुल है वो लगभग समान ही है सिलेबस यहां पर। तो ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। देखिए यूपी वाले में तो इतना ही देर का विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यूपी वाले सुनिएगा इतना ही दे रखा है। और इसमें जो सिलेबस दे रखा है वो आरएस में जो सिलेबस डिफाइन है वही आपके भी है, क्योंकि आरएस का, आरएस प्री, एसआई का सिलेबस और साथ में यूपी पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है। यूपी पीसीएस का प्री कह दें और यूपी एसआई का पेपर, राजस्थान एसआई का पेपर और साथ में आरएस प्री का पेपर लगभग सेम है। बस हिंदी का थोड़ा सब्जेक्ट का अंतर है, एसआई में हिंदी होती है और आरएस वाले में हिंदी नहीं है। जीके का सिलेबस सेम है। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये जो दे रखा है इसको ही मैं जरा डिटेल से आपके सामने चर्चा कर दूंगा, या नजर ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में आपके सामने नाम लिख डालूंगा। क्या सिलेबस है जरा सुनिएगा अच्छे से। आरएस प्री और एसआई, यूपीएसआई का भी ये सिलेबस लगभग सेम है तीनों के, आरएस का और एसआई का। राजस्थान में एसआई का सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, बस एसआई वाले में थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जरा सिलेबस सुनिएगा, इन तीनों के सिलेबस सेम हैं, सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल लगभग समान है। तो देखिए विश्व भूगोल में, विश्व भूगोल 2 पार्ट में सिलेबस है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। यहां पर 2 पार्ट में सिलेबस दे रखा है, विश्व भूगोल है और एक है भारत का भूगोल। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी लगाऊंगा जरूर, क्लास जरूर लगाऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको विश्व भूगोल के अंतर्गत। तो पहला मैं बिंदु आता हूं यहां पर विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल का पहला जो बिंदु दे रखा आपके यही है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं। भौतिक भूगोल की विशेषताएं पहला पार्ट इसमें दे रखा है। भौतिक भूगोल की विशेषताओं में आपको पढ़ना पड़ेगा विश्व की नदियां, पर्वत, झीलें, घास भूमियां, मरुस्थल। देखिए वही महाद्वीप और महासागर, ये इनडायरेक्ट टॉपिक है।
विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं में आपको पढ़ना पड़ेगा महाद्वीप महासागर। एसआई का सिलेबस भी यही है, जरा अच्छे सुनिएगा। राजस्थान में एसआई का जो पेपर होने वाला है उसका भी सिलेबस यही है, बिल्कुल सेम लाइन टू लाइन। आरएस और एसआई का सिलेबस बिल्कुल समान है, कोई भी अंतर नहीं है एक लाइन का भी, केवल एसआई वालों के लिए हिंदी एक्स्ट्रा है। तो बस विश्व भूगोल में नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल, महासागर का परिचय, जलधाराएं, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी। हालांकि भूकंप भी होगा, लेकिन भूकंप से नॉर्मली सवाल आजकल आते नहीं है, उसमें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है आपको। जलधाराएं, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, नहरें, जल संधियां, नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल, महासागर परिचय, जलधाराएं, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, नहरें व जल संधियां, और जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश के बारे में इतना टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो काफी होगा। पहला ब्रॉड फिजिकल फीचर्स लिखा है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं, ये सारा आपके कवर करना है इसमें। तो पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारा लगभग मैं आपको करा चुका हूं। इनमें जल संधियां, जलवायु प्रदेश, ज्वार भाटा नहीं हुआ, बाकी लगभग सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट इसमें यूनिट कंप्लीट हो गया है। दूसरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे। बी पार्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दों का। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दों के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे, इसमें आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन सरण, सतत विकास, जल, वायु, ध्वनि व अन्य प्रदूषण जलवायु, ध्वनि व अनेक प्रकार के रेडियो एक्टिव वगैरह प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषणों के टाइप आएंगे, वो सारा यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आएंगे इसके अंतर्गत। करंट जीके से जोड़ के तो पढ़ना ही पड़ेगा, करंट जीके भी साथ में पढ़ते रहेगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट जीके जो होती है वो साथ में आपको पढ़नी पड़ेगी। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन सरण, सतत विकास, जलवायु, ध्वनि और अनेक प्रकार के प्रदूषण, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दों के अंतर्गत आएंगे। यहां तक देखा आपने। दूसरा जो यूनिट है पर्यावरण पारिस्थितिकी। तीसरा और इंपॉर्टेंट यूनिट आएगा, और भी छोटे बड़े मुद्दे होंगे, पर्यावरण की अवधारणाएं वगैरह आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा भार पिरामिड, समुद्र के अंदर ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, भूमि पर कैसा होता है, महाद्वीप महासागर ऊर्जा पिरामिड वगैरह, और अनेक सारे इससे रिलेटेड मुद्दे हैं, वो भी इसी के अंदर पूछे जाएंगे। लेकिन मेजर मुद्दे ये आएंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तीसरा आएगा वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। जीव जंतु व जैव विविधता, जीव जंतु व जैव विविधता। तीसरा जो इसका यूनिट का पार्ट है, जैव विविधता के बारे में। हाँ, वैसे तो और भी पढ़ना होगा, इसमें वायुमंडल के टॉपिक भी आएंगे अनेक सारे। अब वो क्या है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं,
पढ़ो उतना ही कम है। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसके अंतर्गत। पहला जो मुद्दा है ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसमें भूकंप भी जोड़ सकते हो, उसमें वायुमंडल भी जोड़ सकते हो, अनेक सारे बिंदु है। कम से कम इतना तो आपको पढ़ना है। विंड वाले टॉपिक भी इसी के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल सही कहा महेश जी, आपने जो पूछा है क्या विंड वाले टॉपिक आएंगे इसी के अंतर्गत। जलवायु होगा, देखिए जलवायु जब आ गया इसमें विश्व के जलवायु प्रदेश, तो जलवायु है तो पछुआ पवने वगैरह वो सब शामिल कर दिए मैंने इसमें। तो जलवायु वाले पार्ट के साथ साथ ही वायुमंडल का पार्ट भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। अगला जो है जैव विविधता टॉपिक। जैव विविधता का अर्थ, स्तर, प्रकार, IUCN संस्था वगैरह डिटेल से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेरा इच्छा है अगला मैं टॉपिक है वो इसी के बारे में चर्चा करूंगा, वन्य जीव जंतु व जैव विविधता। ये प्रारंभ कर दूं या नहीं बताइए। कल से टॉपिक वन्य जीव जंतु व जैव विविधता, ये टॉपिक लेने की इच्छा है मेरी। ये वाला डिटेल से मैं आपको करवा दूंगा। सामान्यतः कहीं पर भी ये टॉपिक थोड़ा कम मिलता है, बिखरा हुआ सा मिलता है। ये टॉपिक मैं डिटेल से आपके सामने करवाऊंगा। वन्य जीव जंतु व जैव विविधता, यहां तक कि भारत में जैव विविधता है वो भी कवर हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी में भी यूनिट है वो भी सारा कवर हो जाएगा। वन्य जीव जंतु व जैव विविधता, वन्य जीव जंतु व जैव विविधता। अगला हम कल यही टॉपिक प्रारंभ करेंगे, वन्य जीव जंतु व जैव विविधता। जैव विविधता टॉपिक का नाम बायोडाइवर्सिटी, जैव डबल लिख दिया, जैव विविधता, वन्य जीव जंतु व जैव विविधता। इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, अनेक सारे टॉपिक आएंगे। प्रवाल भित्तियां क्या होती है वो सारे बिंदु इसके अंतर्गत कवर करेंगे। SI में भी है, RS में भी है और UPPCS सब में एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता। क्या होता है तो वो मैं कल चर्चा करूंगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वही तो समझाऊंगा। जीव जंतुओं के प्रकार, कहां पर जीव जंतुओं की प्रजातियां वगैरह ज्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है। प्रवाल भित्ति नाम सुना होगा, राष्ट्रीय पार्क नाम सुना होगा, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्र भूमियां, बहुत सारे IUCN संस्था, WWF संस्था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाण टॉपिक हमारे यहां पर कोर्स में नहीं है इसलिए वो पहले नहीं करवाऊंगा। अगला इसी में टॉपिक आता है इंटरनेशनल वाटरवे, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। अगला टॉपिक आता है D यूनिट है इसमें, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। इसमें आप लोगों ने जो पढ़ा था जल संधियां व नहरें, टॉपिक रिवाइज करके रखिएगा। इन्हीं से प्रश्न बनेंगे, जल संधियां व नहरों से। इनसे इनडायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको बताकर दर्शाऊंगा। यहां पर 1 घंटे का टॉपिक है, ओनली 1 आवर। हमने जल संधियां व नहरें पढ़ लिया है तो ओनली 1 आवर लगेगा इस टॉपिक को कवर होने में। 1 घंटे में सारा टॉपिक हो जाएगा। ये वाला छोटा ही टॉपिक है। और लास्ट है विश्व के औद्योगिक प्रदेश। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन। जैसे भारत में छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, वैसे विश्व स्तर पर अनेक सारे औद्योगिक प्रदेश है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यूपी वाले में क्या क्या प्रश्न आए, कितने प्रश्न आएंगे कल आते ही मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, उसकी भी चर्चा कर दूंगा, पक्की बात है। VK कुमार जी पूछ रहे आप, इसकी भी चर्चा कर दूंगा मैं। ये है विश्व भूगोल के टॉपिक सारे, और इंडियन ज्योग्राफी के भी कल आते ही दर्शा दूंगा। आज समय हो गया है तो आज इतना ही। विश्व भूगोल के ये टॉपिक ही हैं, केवल देखिए इतना। पहला टॉपिक सबसे लंबा था वो हम कर चुके, और दूसरा टॉपिक 1 घंटे का ही है। जैव विविधता करा देंगे तो एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का, तो कहां पर स्थित है, जर्मनी देश में। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कहां पर है, क्या है, अनेक सारे बिंदु इसमें कवर होंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही।